सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत में अखलाकियात को राइज करने की सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की। आज इमरान खान साहब हुक्मरान हैं और उन्हें अपनी सियासत में इसी अखलाकियात को प्रैक्टिस करके कौम को दिखाना चाहिए था। जहांगीर तरीन साहब अगरचे तहरीक इंसाफ में बहुत सीनियर पोजीशन पर है, इमरान खान साहब के बहुत करीबी सियासी रुफ़का में शामिल रहे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत नाअहल करार दे चुकी है और ताहयात नाअहल करार दे चुकी है आइन की उन्हीं शिकों के तहत जिन शिकों के तहत नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। लेकिन क्या वजह है कि जहांगीर तरीन साहब मुसलसल इस हुकूमत के पोस्टर बॉय के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मनाजर, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं जिसमें जहांगीर तरीन साहब वफाकी वज़ीर ज़राअत के साथ तशरीफ़ रखते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जहांगीर तरीन साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने तमाम वज़रा आला को साथ बिठा के अपने वज़रा आला यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी वज़रा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से, जो नया कानून, बहुत ज़बरदस्त कानून ला रहे हैं इमरान खान। उसमें भी जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे। एक तरफ वो वफाकी वजीर के साथ तो बैठे ही बैठे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़रा आला और सूबाई वज़रा के साथ वो सामने विराजमान है। पोस्टर बॉय के तौर पर जहांगीर तरीन साहब दिखाई दे रहे हैं। क्या ये इमरान खान साहब की अखलाकी सियासत के तय करदा मेयारात के मुताबिक है या नहीं? मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूँगा। जहांगीर तरीन साहब तो पाकिस्तान की सियासत में इतने कदावर नहीं जितने कदावर जर्मनी बल्कि यूरोप की सियासत के अंदर हेलमट कोहल थे। हेलमट कोहल जर्मनी की सियासी तारीख में सबसे तवील तरीन अरसे तक 16 साल तक चांसलर रहने का एजाज़ हासिल है। जर्मन अवाम ने कोहल को मुसलसल 4 बार अपना चांसलर मुंतखब किया। जर्मन कौम ने उसे बाबाए जर्मनी का खिताब दिया क्योंकि हेलमट कोहल ने दूसरी जंग अजीम की खाक समेटते हुए पसमानदा जर्मनी को एक मजबूत और जदीद जमहूरी मुल्क बनाने की बुनियाद डाली थी। कोहल की जर्मनी और यूरोप के लिए खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2012 में जर्मनी में उनके नाम पर एक यादगारी टिकट जारी किया गया। ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि किसी शख्सियत को उसकी ज़िंदगी में ही ये एजाज़ दिया गया हो। कोहल ने दूसरी जंग अजीम के ज़ख्मों से चूर जर्मन कौम के इत्तेहाद के लिए अनथक कोशिशें की, जिनकी वजह से बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाला मशरकी और मगरबी जर्मनी का तारीखी इत्तेहाद मुमकिन हो सका। हेलमट कोहल को मशरकी और मगरबी जर्मनी के इत्तेहाद का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसी की कोशिशों से यूरोप का इत्तेहाद यानी यूनिटी ऑफ यूरोप मुमकिन हो सका। यह उसकी ही जादुई शख्सियत का सहर था जिसने उस वक्त के रूसी सदर मिखाइल गोर्बाचोव को जर्मनी के इत्तेहाद पर एतराजात खत्म करने पर रजामंद किया। सिर्फ जहन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन एक सेकंड या थर्ड टियर के पॉलिटिशियन हो सकते हैं दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने। हेलमट कोहल कितना बड़ा सियासतदान था। हेलमट कोहल ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के तमाम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने वाला हुक्मरान कहलाया जाता था। उसने फ्रांसीसी सदर फ्रांसवा मित्रा के साथ मिलकर यूरोप की मुश्तरका करेंसी यूरो मुतारिफ कराई। उसके इंतकाल पर यूरोपीय यूनियन के तमाम इदारों की इमारतों पर यूरोपीय यूनियन के झंडों को सरनगू कर दिया गया। कोहल के इन्हीं कारनामों ने उसे पूरे यूरोप में एक हर दिल अजीज शख्सियत बना दिया था और उसे यूरोप के आला तरीन एजाज से नवाजा गया। यह हेलमट कोहल की पॉलिसियों का ही तसलसल है कि आज जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मैशियत होने के साथ साथ दुनिया के बेहतरीन ममालिक की आलमी फहरिस्त में अव्वलीन दर्जे पर फायज है। एक ये हेलमट कोहल का तारुफ, और अब जरा हेलमट कोहल और जर्मनी की कहानी का दूसरा रुख देखिए। हेलमट कोहल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के सरबराह थे। दौरान हुक्मरानी कोहल का दामन हर तरह के इल्जामात से पाक रहा, लेकिन बादअज़ा 1999 में उन्हें एक करप्शन स्कैंडल ने आ घेरा। उनकी पार्टी CDU पर इल्जाम था कि उसने कोहल की सरबराही में 1993 से 1998 तक
मशकूक जराए से तकरीबन $1 मिलियन के फंड वसूल किए। कोहल कड़ी तनकीद की जद में आए तो पार्टी की एजाजी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। कोहल की अजीम खिदमात के बावजूद कानून ने उनसे कोई रियायत न बख्शी। बाबाए जर्मनी कोहल के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उन्होंने बदनामी का दाग धोने के लिए $1,42,000 अदा किए अपनी जेब से, जिसके लिए बाबाए जर्मनी को, जर्मनी की यूनिफिकेशन और यूरोप की यूनिटी के बानी को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। हेलमत कोहल ने न सिर्फ अपनी पार्टी से होने वाली गलती का एतराफ किया बल्कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हुए हरजाना भी अदा किया। और इस सजा के बाद और पार्टी छोड़ने के बाद हेलमत कोहल एक तारीखी की दुनिया में चले गए और फिर उसके बाद वो उस तरह मंजर आम पर नहीं आए जिस तरह इमरान खान साहब बार बार जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तानी सियासत के उफुक पर एक चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब जरूर काबिल होंगे, जरूर उनकी खिदमत होंगी अपनी पार्टी के लिए, लेकिन वो बैक एंड पर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते थे और शायद किसी को एतराज ना होता। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को अगर आप पोस्टर बॉय बना देंगे अपनी हुकूमत का तो लोग फिर इमरान खान साहब की अखलाकी कदरों का सवाल उठाएंगे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, आपसे तारुफ करवाते हैं। शेख याकूब साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली, सर आपका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद स्टूडियो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती है रोमीना खुर्शीद आलम साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ऑनरेबल मेंबर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे कोयटा से। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रोमीना आपसे शुरू करते हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान जो हम सबको नज़र आ रहे हैं, यूँ लगता है कि जैसे इंतकाम में जो है वो मुल्क को और लोगों को शायद झोंकते जा रहे हैं, और करप्शन और चोर डाकू, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उनमें शायद घिरे हुए हैं और मुल्क और अवाम जो है वो कहीं दूर जाते जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन साहब का कद जो है, जो मैंने हेलमत कोहल का प्रोफाइल बताया, क्या उतना कद है? अगर वो जा सकता है बैक एंड पे तो जहांगीर तरीन साहब को पोस्ट आपकी उस तमाम इंट्रो को सुनने के बाद मैं बड़ी क्लियर आवाज़ में मतलब क्लियर बात करना चाहूँगी कि उस तमाम इंट्रो को सुनने के बाद तो डेफिनेटली वो कद तो कहीं नज़र ही नहीं आता। मतलब कहाँ आप एक शख्स को, कहाँ पे वो शख्स है और कहाँ पर ये हैं। और मेरे ख्याल में जिनकी कुर्बानियाँ बेशबहा हैं जर्मनी के लिए, एंड वी ऑल नो दैट जर्मनी इज़ इन द टॉप ऑफ द अमंग टॉप कंट्रीज़ अमंग द वर्ल्ड, तो उसमें हेलमत कौर साहब कहाँ और जहांगीर तरीन साहब, वो तो मतलब देयर इज़ नो मैच बिटवीन देम। सो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ी आसान है कैनी, और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने हमेशा जिन बातों को कहा है फिर बाद में उनको उन्हीं बातों के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा है, चाहे वो फिर किसी और के लिए हो। क्योंकि जैसे आपको याद होगा जब हमारे दौर में जब हम पे इस तरह के वक्त आए तो उन्होंने कहा जी कि कोई जो नाहल है जो इस तरह का वो तो पार्टी के साथ बैठने का मजाज नहीं। तो आज आप देख रहे हैं कि पार्टी के साथ बैठना तो दूर, वो तो गवर्नमेंट के साथ बैठ रहे हैं, और पहले वो कैबिनेट मीटिंग्स में भी बैठते रहे हैं, और आज जो है वो भागदौड़ चला रही है क्योंकि वो हो सकता है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हो। इन्फ्लुएंस तो अभी भी उनका कोर्स इट सीम्स नजर आ रहा है और बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है। बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब सवाल किया गया तो यही सवाल उनसे किया गया जिसका जवाब बल्कि वो सुनवा दें। जहांगीर तरीन साहब ने क्या जवाब दिया था? सवाल यही था कि आप तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आप क्यों हुकूमत के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं? मेरे पास कोई ओहदा नहीं है। जो चीज़ मुझे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है उसने सिर्फ ये कहा है कि मैं ओहदा नहीं रख सकता, और ये फैसला जो है मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। और अगर मुझे बुलाया जाता है एडवाइस के लिए तो मैं आके एडवाइस देता हूँ। जैसे साहबजादा साहब ने फरमाया कि इन्होंने मुझे खुद बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ज़िम्मे काम दिया, काबिल लोगों को मैंने ब्रीफिंग भी दी जाके, तो ये काम जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। और अगर मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ ना तो मेरा ख्याल आप मुझे खिदमत करने दें, मेरे पास कोई राइट जी। शेख साहब पार्टी की खिदमत वो सर अंजाम दे सकते हैं, वो बैक एंड पर रह के हम्बल कैपेसिटी में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। पोस्टर बॉय अगर उनको बनाएंगे तो सवाल तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पोस्टर बॉय बनाने वाली बात नहीं है, और ना वो पार्टी का ओहदा वो रखते हैं और ना उनको एडवाइज़र लगाया गया है। किसी कैपेसिटी में वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, एडवाइज़ करते हैं,
उन मामलात के ऊपर ख़ास तौर पे जिनमें वो एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और गवर्नमेंट का या प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है कि किसी बंदे से भी वो तजवीज़ मशवरा वो ले सकते हैं। और जहांगीर तरीन साहब हम इस हवाले से एक कदावर शख्सियत हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा नाम और उस हवाले से उनसे जब कोई मशवरा लिया जाता है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो उसी कंसल्टेशन के एक हिस्से में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या पहले किसी भी मीटिंग में आते रहें, तो बिलीव में जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को, हम भी ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जब भी वो आए हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आए, गाइड करने के लिए आए, और उनसे कुछ गवर्नमेंट अपनी गाइडेंस लेती है। ये नहीं है कि हम उनको कोई ओहदा दे चुके हैं या ओहदा देने जा रहे हैं, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ज़ाहिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा या जो भी आप कह लें, उसको ज़ाहिर है वो जवाज़ नहीं बनता गवर्नमेंट के लिए, बट उनसे एडवाइस लेना तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। एडवाइस लेने के आप देखें पिछली गवर्नमेंट्स ने तो क्या किया, वहाँ से बाहर से बंदे इंपोर्ट किए जाते थे, वो आए यहाँ पे, वो जनाब कुछ यहाँ पे उन्होंने आके किया, फिर उसके बाद फिर वापस चले गए। लेकिन हम नहीं यहाँ पे रहने वाले किसी बंदे से जो एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उसको पूरा पाकिस्तान मानता है, उनकी एग्रीकल्चर जो उनकी एक नॉलेज है और उसके बारे में जो उन्होंने तजवीज़ दी है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी कामयाब है, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। और फिर उसके बाद हम एक जो एग्रीकल्चर पॉलिसी फार्मुलेट करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्री के लिए। उसमें हम नहीं चाहते कि कहीं पे कोई फ्लाज रह जाए और किसी की कोई इनपुट रह जाए हमसे, और हम कल को ये कहें कि यार ये एक पार्ट था जो हम नहीं कर सकें। तो ये जो एक्सपर्ट्स बैठने का, अब अगर आज मुझसे आप बात करेंगे शिपिंग के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, लॉजिस्टिक, मैं उसको जानता हूँ तो मैं किसी से भी बेहतर आपको एडवाइस दे सकता हूँ। वो उस हवाले में वो इन है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या वो टास्क फोर्सेस में बैठ के काम करें, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक दफ्तर बना ले, पीछे काम करें, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्राइम मिनिस्टर को साथ बिठाना चाहिए, वफाकी वजीर को, जहांगीर तरीन को साथ अगर आप बिठाएंगे तो फिर इनसे तो आप इनको तो पहले ही कहते हैं इनकी सियासत में अखलाकियात नहीं है, तो इनसे कैसे तवक्को करेंगे आप? वो एडवाइस उनको दे, उनको इनवाइट किया गया था, ऐसे वो नहीं आए थे, इन्विटेशन पे वो आए थे और उन्होंने सपोर्ट किया फेडरल मिनिस्टर को, महफूज सुल्तान साहब को उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी उन्होंने दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी इस वक्त फॉर्म होने जा रही है, और आप बिलीव करें मैडम उस वक्त उसमें शामिल थी हमारे साथ असम्बली के उन इजलासों में, जिसमें तकरीबन हर इजलास में, हर दिन में एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया, और इतनी इंपॉर्टेंस उसकी है कि जिसमें आपके 43% जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एम्प्लॉयड है। उस सेक्टर को आपको वो ऐसा एक बेस सेक्टर है जो आपको खड़ा कर सकता है किसी भी वक्त। आपकी इंडस्ट्री अगर कमज़ोर होती है तो एग्रीकल्चर आपको उसको सपोर्ट कर सकता है, और फिर आपके पास बड़ी बड़ी मार्केट्स आपके हाथ में आने वाली हैं। चाइना ने खुद आपको एक इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, आपको MFN का स्टेटस दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आपसे इंपोर्ट करने का आपको एक जवाब दे चुका है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपके पास है, अफगानिस्तान आपके पास है, बड़े बड़े आपके इलाके जो आपके करीब में है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत कम टाइम में आप डिलीवर कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से आपने बेहतर करना है, पर एकड़ यील्ड कैसे बेहतर करना है, जहांगीर तरीन साहब को होना जरूरी है। देखिए मैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करता हूं, उसके लिए उनका होना जरूरी है। रोमीना ये आर्गुमेंट जस्टिफाई हो पा रहा है जहांगीर तरीन साहब की? मैं सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की बात करूं, वो तो हम पहले कह रहे हैं कि जो भी काबिल है इस वक्त उसकी जरूरत है मुल्क। बिल्कुल ज़रूरत है, तो फिर आप इश्तिहार दीजिए ना अखबार में और न्यूज़पेपर्स में, और जगह जगह इश्तिहार दें कि जो लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं उन सबको बुलाएं, उन सबको बुलाएं। और फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ठीक है जो गवर्नमेंट है उसमें जो फूड एंड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है, स्टैंडिंग कमेटीज़ किस चीज़ के लिए मौजूद हैं? जैसे इन्होंने खुद कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर मुसलसल बहस होती रही, तो मीन्स दैट थिंग शुड कम इनटू द स्टैंडिंग कमेटी एज वेल। उसको स्टैंडिंग कमेटी में भी आना चाहिए, वहाँ पर भी आप बात करें उन चीज़ों को, उन इशूज़ को जो है वो वहाँ से लेके आए। उनका काम अगर वो किसी को एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं तो वो मिनिस्टर को दें, प्राइम मिनिस्टर को दें, लेकिन वाई इस तरह पब्लिकली अगर आप आके कह रहे हैं तो फिर तो आप अपनी वो वाली क्रेडिबिलिटी या वो बातें जिनके आप बड़े बड़े नारे लगाते हैं, आपने खुद कहा, जिनके आपने भी एग्जांपल दी जर्मनी के बाबाए जर्मनी की, आपने देखा कि वो जो है एक टाइम आया कि ही वेंट इनटू द डार्क, और इल्जाम में सिर्फ 1 लाख बिल्कुल एक इल्ज़ाम था या जो भी। लेकिन आज आपने बात की नौकरियों की, आप देखिए नौकरियां तो बाहर से हमें कहा जाता है बुलाया गया नौकरियों के लिए, तो अब हमने भी तो इतने लोगों को बाहर से बुलाया ना, गवर्नमेंट आई, IMF के लोगों को नौकरियां मिली, एक्सपर्ट्स आए उनको नौकरियां मिल गई और वो यहाँ पे काम करें। और वैसे भी वो आपको याद होगा एक प्रोग्राम में एक वज़ीर साहब है, उन्होंने कहा था कि बाहर इतने लोग कम हो जाएंगे कि बाहर से लोगों को भी आएंगे पाकिस्तान नौकरी करने के लिए, तो वो आए
اور IMF کے وہ تمام ٹیم جو ہے وہ بنی بنائی وہ یہاں پر اس ٹائم جاب کر رہی ہے. تو باقی خیر چیزیں جو سی ہیں بڑی وہ واضح ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جن چیزوں پہ آپ خود بڑے بڑے نعرے مارتے رہے ہیں تو پھر یہ تو کھلا تضاد موجود ہے, آپ اس پہ انکار نہیں کر سکتے. اور جو ان کی پالیسیز ہیں ان پہ انفارچونیٹلی ابھی تک تو کوئی چیز اس طرح سے لائے عمل نظر نہیں میں ہے. اپنی بہن کی بات میں اضافہ کروں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیے جیسے اسمبلی کا سیشن ہوا اور اس کے بعد باقاعدہ میٹنگز ہوئے جس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی اس میں شامل ہوئے اس ایگریکلچر کو فارمولیٹ کرنے کے لیے. باقاعدہ سب کی انپٹ لی گئی, یہ نہیں ہے کہ صرف جہانگیر ترین صاحب سب کی ہوئے. اب دیکھیں بیان کرنے کے لیے تو کوئی ایک آئے گا نا, اس کے سارے تو نہیں آئیں گے. تو اسپوکس مین کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے فیڈرل منسٹر ساتھ میں بیٹھے ہوئے وہ بات کریں اور ان سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ میں بیٹھے ہوئے جہانگیر ترین صاحب. تو ان کا جو رول ہے وہ ایک ایکسپرٹ کا ہے, اس میں کوئی ایڈوائزر نہیں ہے, وہ کوئی منسٹر نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, ہم مانتے ہیں وہ نہیں اور نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکتے مجبوری. تو مطلب یہ آپ کے کولیگ آغا رفیع اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, آنریبل ممبر ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے. آغا صاحب, جہانگیر ترین صاحب کو جیسے پوسٹر بوائے کے طور پر بار بار عمران خان صاحب ان کے وفاقی وزراء پریس کانفرنسز میں بٹھاتے ہیں, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی کیپیسٹی کے اندر, اور وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو فارمولیٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز کے پر بریفنگ دے رہے ہیں قوم کو. ڈسکوالیفائڈ ہیں وہ اسی آئین کی شق کے تحت جس شق کے تحت نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. کیا یہ عمران خان صاحب کی اخلاقی معیار کی دھجیاں نہیں ہیں جو خود اڑا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس بھائی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی کس بات کو آپ لیں گے. یہ تو دیکھیں نا بڑی ڈٹائی سے بات کر بھی رہے ہیں اس کے اوپر. ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی بالکل مجھے نااہل کیا ہے اور لیکن قوم کی خدمت سے نہیں روکا ہے. تو اگر وہ خدمت اس طرح ہے جس میں کورٹس آپ کے خلاف اگینسٹ فیصلے دیں تو ایسی خدمت کا کیا فائدہ. یا تو پھر ماشاءاللہ آج کل ویسے ہی خان صاحب آئین میں کافی ترمیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ترمیم کر دے ترین صاحب کے لیے, کیونکہ یہ اہم ترین آدمی ہیں اور ان کے بغیر گورنمنٹ میں یہ تو دیکھیں نا ایک چیز میڈیا سے ایکسپوز ہو گئی ہے. نہیں تو پی ایم ہاؤس میں آپ کی اپروچ ہے, آپ میڈیا پرسن ہے, آپ لوگوں کے اس حوالے سے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تقریباً فیصلے ہی وہ لے رہے ہوتے ہیں بہت سارے. تو یہ کس بات پہ ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں پر ڈیبیٹ کریں گے. میں تو آپ کو ایک اسٹیپ اور آگے جا کے بات کروں گا کہ یہ سارے لوگ جو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہے, اصل لوگ کچھ اور ہیں جو ہمیشہ ان کے بعد آ کے کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے قوم کو لوگوں کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اصل لوگ ہم ہی ہیں. آپ بے شک یہ سافٹ چہرے جو ہیں ان کو آپ تھوڑی دیر کر لیں. آغا بھائی, یہ جو زرداری صاحب کا انٹرویو حامد میر صاحب نے کیا وہ آن ایئر ہوا لیکن وہ رک گیا, اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی اگر جہانگیر ترین صاحب جو ڈسکوالیفائڈ ہیں اگر وہ آ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو زرداری صاحب تو ابھی صرف ایکیوزڈ ہیں, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے ان کا انٹرویو؟ خالی روکا نہیں جا رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں امیر عباس بھائی کہ میں ابھی 2 دن پہلے کراچی گیا تھا تو مجھے وہاں پتہ چلا ہے کہ مختلف تھانوں میں علاقے میں آئی بی والے خاص طور سے ریکارڈ سارا میرا چھان بین کر رہے ہیں کہ جی یہ بولتے بہت ہیں. تو ابھی تو ہمیں شوق ہو گیا ہے کہ کہیں بھی میڈیا پہ بات آئے تو ہم نے تو یہ سلیکٹڈ والی بات. آپ بھی کچھ زیادہ لڑائیاں کرتے ہیں نا قومی اسمبلی میں, تو اب کیا کریں. بات یہ ہے کہ ان کی نالائکیاں ایسی ہیں نا. ابھی آپ کیوں آپ یہ سارے لوگ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں اوپر سے لڑتے ہیں دل میں محبت کرتے ہیں بلیو میں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دل سے آپ شیخ صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں کبھی بھی نہیں. میں ہو سکتا ہے کل کو ہو جائے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا. لیکن شیخ صاحب آپ سوچیں کہ جو آپ لوگ عوام سے ووٹ لے کے آئے یہ آپ کو آن ہی نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس آج بھی ان لوگوں کا راج ہے. ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو خاص طور پہ جو بہت ووکل ہیں یا بہت اگریسولی بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف, تو ان کو اب بسوں میں سفر کرنا چاہیے اپنی گاڑیوں میں نہیں.
हम कोशिश कर रहे हैं। मैं इस दफा ट्रेन से गया था कराची। कुछ भी हो सकता है। मैं कराची ट्रेन से गया था। मैंने कोशिश की है। बेहतरीन सर्विसेज हमने दी। नहीं अल्लाह करे आप एक सफर करें शेख साहब। आप शेख साहब से पूछें, आप रशीद शेख साहब से अच्छा, पूछें। जिस सीट पे आप बैठे थे उस सीट के नीचे देख लेना था कोई ब्रीफ केस तो पड़ा हुआ। आगा भाई जेबों का ख्याल रखिए खास तौर पे। जी रुमीना, ये बक्से लेके जाते रहे इनके लोग जी। अब मैं ज़रा चाहूँगा जी, शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब ने आज गुफ्तगू की है मीडिया से। एहसन इकबाल साहब को आज नैब ने बुलाया था। शहबाज शरीफ साहब इज़हार ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, इज़हार हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया के पास गए तो वहाँ पे जो गुफ्तगू है ज़रा ये दिखा दें। तनकीद की है उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर दिखाया। हम पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। आज जो कुछ इमरान खान एक फैशिस्ट रूल की सूरत में इस मुल्क में कर रहा है, इमरान खान इज मेकिंग मुशर्रफ लुक लाइक ए डेमोक्रेट। इमरान खान ने जो फैशिस्ट पॉलिसीज इख्तियार की हैं ये मुशर्रफ के दौर से भी बदतरीन है। इमरान खान नियाजी, आप फैशिस्ट हैं, मानते हैं। हिटलर की आपके अंदर वो जरासी में मानता हूँ। ये तो सारा एजेंडा ही नून लीग के खिलाफ है। ये फस्तायत जो है इमरान खान की और फैशिज्म जो है, सारा गुस्सा, उसका सारा फोकस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्यों? राइट जी। रुमीना, वो तो कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं। अगर नैब काम कर रहा है तो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। अगर राना सनाउल्लाह साहब को एएनएफ ने पकड़ा है तो अपनी कैपेसिटी में पकड़ा है। इमरान खान कहते हैं इसमें मेरा क्या लेना देना। बिल्कुल वो सही कहते हैं, क्या लेना देना। अदारे तो सारे आज़ाद उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं, आज़ाद हैं, इसीलिए उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अदारों के स्पोक्स पर्सन हैं। आप देखिए अगर किसी ने पकड़े जाना होता है उससे पहले कि नैब कहे या ना कहे, लेकिन उनके वज़रा जो हैं वो उस बारे में बता रहे होते हैं और एग्जैक्ट वही होता है जो उनके वज़रा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताएं कि जितने भी वाक़यात आज तक नज़र आए हैं, क्या उनकी कभी कोई वीडियो फुटेजेस नज़र नहीं आई? चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई भी इशू हो, उनकी वीडियो फुटेजेस भी निकलती हैं। फिर उसके बाद एक शख्स मुसलसल 6 माह से कह रहा है कि मेरी गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है, मेरी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि वो पार्टी में और ये भी तो हो सकता है कि उनको पता लग गया हो कि मैं जो कर रहा था वो ट्रेस हो रहा है। ये भी तो हो सकता है। मेरे ख्याल में आपने करतूत दूंगा अभी मेरे ख्याल में ये इस किस्म की जो बातें, और जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब एक वजीर कानून भी रहे हैं और इंटीरियर के भी रहे, मेरे ख्याल में ये बहुत ही छोटी किस्म की हरकत, मैं इसको कहूँगी इंतहाई गिरी हुई हरकत जो है वो की गई। और ये बिल्कुल वाज़ेह है तमाम। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम मुस्लिम लीग नून के ही तमाम सीनियर लीडरशिप नजर आ रही है? आपका ध्यान अपने लोगों की तरफ क्यों नहीं जाता? पीपल्स पार्टी भी तो है ना आपके साथ। नहीं, पीपल्स वो पार्टी भी तो आपके साथ ही बेचारी। मैं देखिए इसलिए राइट नाउ आगा साहब उसके ऊपर पीपल्स पार्टी पे तो जाहिर आगा साहब बात करेंगे ना, मैं तो मुस्लिम लीग नून की बात करूंगी। लेकिन इस टाइम जिस कड़े में से निकाला जा रहा है वो तो मुस्लिम लीग नून को गुजारा जा रहा है, लेकिन वक्त जो है ये गुजर जाएगा। आज वैसे आपके सेनेटर तनवीर साहब की 6000 कनाल बेनामी जमीन मैं बात ये है कि जिसका जो भी इशू है, जिसका जो कंसर्न है, वो जाती तौर पर वो अपनी सफाई या अपने बारे में बात खुद कर सकते हैं। मैं तो जो पार्टी की बात है मैं तो उसके ऊपर बात करूंगी। आई डोंट नो कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, या क्या वो इशूज़ थे क्या नहीं थे। अगर हम इस तरह से बात करें तो फिर हमें भी पता है कई खनसामे, कई माली जो आज बड़े बड़ी बातें करते हैं कि जी मैं तो बड़ा वॉलंटियर होकर काम कर रहा हूँ, तो हम भी बड़े वॉलंटियर काम करते हैं। हमें तो कभी किसी हुकूमत ने नहीं कहा कि आ जाओ इधर आके बैठ जाए, मतलब वॉलंटियरली तो हम वी आर ऑल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज़ नॉट द थिंग। ये इंतहाई छोटी हरकत है और कोई बात नहीं। हम लोगों को तो आदत है, हमारे लोगों को हर कड़े इम्तिहान में से गुजरने की आदत है। मज़ा तो तब आएगा जब इधर कुछ कहानी चलेगी, और कितनी देर चलेगी वो बाजन सी वो फिर तब देखी जाएगी। और जहाँ तक बात है आवाज़ें दबा, आपने जैसे कहा कि ध्यान से सफ़र करें, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हम लोग तो वाकई, मैं तो कहती हूँ शुक्र है ख़वातीन की जेबें नहीं होती है और जितने बिल्कुल मैं तो कहूँगी हैंड बैग पकड़ना ही नहीं है। जो 5 लाख डॉलर लेके जा रहे हैं वो डॉलर गल भी तो है ना, वो आगा साहब को पता होगा, आगा साहब वो क्या चक्कर। आई कांट टॉक ऑन दैट। लेकिन जो चीज़ गलत है, और आप कब कितने लोगों के होंठ सी देंगे, अवाम को आप कब तक दबाएंगे? जितना दबाएंगे उतनी आवाज़ें आएंगी। और मेरे ख्याल में आप जिस नारे के ऊपर आए थे, अब
परफॉर्मेंस करने की बात है, आप परफॉर्म करें, आपके साथ सब है, कोई आपसे भाग नहीं रहा, कोई किसी इदारे से नहीं भाग रहा, लेकिन जब इदारे जो उनसे हैं उनकी खुद मुख्तारी ही नज़र उस तरह से नहीं आ रही। अगर कोई बोल रहा है तो जैसे उन्होंने आगा साहब ने भी कहा और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दो। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस, क्योंकि हमारी आवाज़ बाकी रहने के लिए ब्रेक का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ज़रा फिर शेख साहब से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने फिर NRO की बात की है, इस दफ़ा उन्होंने 2 मुल्कों का इशारा भी कर दिया। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ना डील होगी ना ही ढील दी जाएगी, जिस पर बार बार अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि आखिर कौन है जो आपसे डील या ढील के लिए रब्ता कर रहा है। इमरान खान साहब थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्होंने कुछ और फरमाया, ज़रा ये देखा। राइट जी, शेख साहब अब ये फिर कह रहे हैं अपोजिशन के उन 2 मुल्कों के नाम बता दें ज़रा। ये 2 मुल्कों के नाम तो डिक्लेयर हो चुके हैं मेरे ख्याल में, वो तो छुपाने की बात ही नहीं है। कतर है एक, और उसके अलावा सऊदीया से बात हुई है, प्रॉब्ली आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सेकंड वन। कतर से बात हुई, कतर वालों ने कहा है, कतर वालों ने ये इंडिकेट किया है और उन्होंने उनकी शायद सिफारिश की है। ये जो अभी कतर के हुक्मरान आए थे, जी शहजादे आए थे, उन्होंने उसका जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप इनको छोड़ दें, आप इनके सारे केसेस माफ़ कर दें। उन्होंने सरसरी तौर पे बात की कि इन्होंने हमसे रब्ता किया है। जी, इन्होंने हमसे रब्ता किया। डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई है कि आप कहें कि फॉर्मली उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है करें। वो एक बातों में बात जैसे आज तो इस तरीके से उन्होंने कहा है, तो इसका तो मेरे ख्याल में कोई वहाँ पे भी कंसर्न नहीं है। और फिर हमारी अपने एक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपनी एक यहाँ पे स्टेट है, वो हमारी स्टेट में इंटरफेयर कर नहीं सकते, हम नहीं करते उनके, वो हमारे में नहीं कर सकते। और कोई ऐसी कंसर्न ना उनकी तरफ से शो की गई है, ना हम उसको हम समझते हैं कि कंसर्न थी, ठीक है ना। और फिर बात ये कि हम इस चीज़ को कैसे ग्लोरीफाई करें कि आप ये देखें कि जो लीडर्स इनकी इस वक्त अंदर हैं वो करप्शन के केसेस में हैं, वो अपने आप को मासूम 100 कहते रहे, लेकिन केसेस तो हैं उनके ऊपर, और केसेस हमने नहीं कायम किए, केसेस इनके अपनी साथ जो इस वक्त मोहब्बत करने वाली जमात है पीपल्स पार्टी, उन्होंने किए हैं। ये एक दूसरे के ऊपर उन्होंने केसेस किए हैं। वो अगर कोर्ट्स के पास जा रहे हैं तो उनके पास पूरा हक है अपने आप को क्लियर करने का, अपने आप को मासूम साबित करने का, तो वो कर रहे हैं। हर तरीके से उनको अपने आप को वो करने की, साबित करने की, राइटियस साबित करने की पूरी उनको इस्तेकाक है और वो कर रहे हैं। तो हम उसमें तो कोई उसके जो कोर्ट्स के मामलात हैं उसमें कोई मुदाखलत कर भी नहीं सकता, उसके ऊपर कोई बोल भी नहीं सकता, उसके ऊपर तो बात नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि देखिए एक शख्स को जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं और वो साबित भी हो चुके हैं, कन्विक्ट भी हो चुके हैं, फिर आप उनको ग्लोरीफाई करें, ग्लोरीफाई नहीं करें आप। ये हमारे यहाँ पे मसला यही है। और फिर वो बंदा है कि मासूमियत लेके आए जी कि मैं तो बड़ा आप कह रहे हैं, इंटरव्यू के हवाले से कह रहे हैं कि ग्लोरीफाई ना करें जो जरदारी साहब का हुआ है, आप किस लिहाज से कह रहे हैं? मैं उस लिहाज से भी कह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरा मतलब ये भी है कि देखिए अगर आपके ऊपर इल्ज़ामात है तो फिर आप उनको पहले क्लियर करें। आपने इतनी लंबी चौड़ी मिसाल दी है और इतना अच्छा आपने उसको इंट्रो में बयान किया, और फिर हम वही चीज़ें करें जो अभी तक होती चली आ रही हैं। लगा रहे हैं, लेकिन जाकिर तरीन पे भी तो लगाए ना, वही चीज़ें होती चली आ रही हैं। जाकिर तरीन को भी तो ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। उनके बारे में तो हम बात कर चुके हैं मेरे ख्याल में, हमें उससे आगे जाना चाहिए। उसके ऊपर मैं अपना दे चुका हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे चुका हूँ, उसके ऊपर क्या मैं दोबारा ओपिनियन दूँ। हम ये कहते हैं कि देखें इन चीज़ों का हम अब उस स्टेज से आगे आ गए हैं कि साहब जो 30-35 साल से होता चला आया था, खुदा के वास्ते अब वो ख़त्म हो गया हुआ है। उसको उस हिस्ट्री को और उसको वैसे ना चलाएं जैसे वो चल रही थी। अब पाकिस्तान में जो एक तीसरी एक पॉलिटिकल पार्टी आई है, इक़्तिदार में आई है, वो किसी बेसिस पे आई है, आवाम की मर्ज़ी से आई है। आवाम ने ये उसको हक़ दिया है कि आप आके इन लुटेरों से, इन चोरों से, और ये जो एक डेमोक्रेटिक सूरत में डिक्टेटर से, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। ये डायनास्टिक टाइप की जो गवर्नमेंट चल रही थी और फिर ये आगे भी चलती
اب اس کا میرے خیال میں اینڈ ہو چکا ہے اور عوام نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ آتا ہے پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میں نے آگے 10 سال تک کیسے الیکشن لڑنا ہے، چلو اس کا بھی پیسہ میں بنا لوں، پھر آگے میں آ کے میرے بیٹے نے کیسے لڑنا ہے، میری بیٹی نے کیسے لڑنا ہے، پھر اس کے لیے بھی پیسہ مجھے چاہیے، اور وہ پیسہ اٹھا کے پاکستان کا غریبوں کا اور جو دیا ہوا ٹیکس ہے، ایک غریب ہر غریب کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے، اور پھر جب گورنمنٹ کی کٹی میں آتا ہے وہاں سے اٹھا کے آپ 1 ایئر دیا آپ باہر لے کے جاؤ، پھر آپ وہاں پہ محلات خریدیں. کیا ثابت نہیں ہے ان چیزیں؟ یار یہ لیڈر ہیں خدا کے واسطے یار، اگر آپ عوام کے لیے کچھ کرتے تو آج آپ کی یہ صورت نہ ہوتی کہ آپ بند ہوتے، آپ کے لیے 10 بندے اکٹھے نہیں ہوتے. میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ہماری بہنیں، ان کو پورا حق ہے، مجھے بھی اپنا اوپینین بولنے کا حق ہے. اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہوتے تو آج گلیوں میں یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے اور ان کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ یہ اے پی سی جو ہونے جا رہی تھی وہ کیا ہوا اس کا، اسی لیے اتنا ڈر تھا کہ فوراً کہا کہ میٹنگ سے لوگوں پہلے کو روک یہ لیں. موٹیویٹ کرتے ہیں. رانا ثناء سب کیا کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ فیصل آباد میں جو وہاں کے چیمبرز ہیں ان کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور وہ جناب ایک موٹیویشن پیدا کرنے جا رہے تھے. ٹھیک ہے آپ حق کریں، لیکن دیکھیں آپ نے کیا اس وجہ سے ان کو نہیں یار اس وجہ سے نہیں ہے میرا بات صاحب، بات نکال لیتے، ہمارا جو ووٹ ہے وہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ خراب کر دیتے. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ان کے دم ہی نہیں ہے. دیکھیں 10 لوگ تو یہ اکٹھے کر نہیں سکتے. ود ان دا پارٹی جو فرکشن ہے وہ ایک بہت بڑی دراڑ بدل چکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یار کتنے ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے بات کر رہے ہیں، کتنے ایم این ایز آ کے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائناسٹک ٹائپ کی گورنمنٹ اس سے فیڈ اپ ہو چکی ہے. میں ذرا آغا صاحب کو بھی شامل کر لوں. آغا صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جی یہ اب تک جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ، خیر ابھی تک آپ کا کوئی بڑی شخصیت تو ابھی تک جیل میں نہیں گئی، تو صرف نواز شریف صاحب ہیں جیل میں جو سزا جن کو ہو چکی ہے. اب ہو سکتا ہے آگے کچھ اگر آپ کے لوگوں کو سزا ہوتی تو یہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا خطرے کا الارم بجا دیا. ذرا سنوائیں. جی آغا صاحب، یہ بیٹر کلاس، نیچے میٹرس، اے سی، گھر کے کھانے، پرائم منسٹر تو سارا کچھ بند کرنے لگے ہیں. اچھی بات ہے. بات پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے یعقوب صاحب نے کہا، شیخ صاحب نے، کہ ہم نے ان کے اوپر کیس بنائے. ہم نے کوئی کیس نہیں بنائے. اس سیاست پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بلیف نہیں رہا ہے. ہم حقائق پر چلتے ہیں. یہ کیسز جو ہے مشرف صاحب نے ان کے خلاف بنائے، ہمارے اگینسٹ نون لیگ نے کیسز بنائے ہیں. حدیبیہ کا کیس جو ہے وہ تو آپ نے بنایا تھا نا مسلم لیگ نون کے خلاف، رحمان ملک صاحب. کوئی کیس ہم نے کوئی کیس ایسا نہیں بنایا تھا جو پرسنل اس سے جا رہا ہو. حدیبیہ مل وہ ایک فرم کے خلاف تھا. بعد میں اس میں جو چیزیں داخل کی گئی، ڈالے گئے نام، وہ ہم نے نہیں، شروع سے ہم نے کسی کے نام لے کے نہیں کیا تھا. لیکن اب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کرنے جا رہے یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کو کوئی عقل دے کہ آپ کو لے کے آئے. جن لوگوں نے سلیکٹ کیا آپ کو، وہ اس لیے کیا کہ 22 کروڑ عوام کے لیے کوئی حل نکالے. آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارے آتے ہی 200 ارب آئیں گے، 100 ارب آپ دے منہ پہ ماریں گے. باہر جو ہم نے کرپشن کر کے لوگوں سے پیسے لائے تھے ان کو دیں گے، اور 100 ارب روپے اس عوام پر خرچ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب ہمارا ٹرسٹ لیول اتنا ہوگا کہ ڈالروں کی بمبار ہوگی، یہاں پر پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، انگریز آ کے ہمارے پاس نوکریاں کریں گے. تو خدا کے لیے ان کو بولے قوم کو حقائق بتائیں، حقائق کی طرف آئے. ابھی بھی ان باتوں سے نکل آئے. میں بول رہا ہوں کہ یہ ڈیلیور دیکھیں امیر عباس بھائی، میں آپ کو سیریس بات بتاؤں، یہ ساری ہم جو پوائنٹ اسکورنگ اس ٹائم مختلف چینل سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا ایشو نہیں ہے. مین ایشو یہ جو 2 مہینے بعد اس قوم کے ساتھ ہوگا وہ بہت سخت حالات آئیں گے. 2 مہینے کے بعد تو خان صاحب کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے. یہ کیا کروانے چاہتے ہیں آپ؟ سر 2 مہینے بعد بہت سخت حالات ہیں امیر عباس بھائی. باخدا غریب آدمی اور زیادہ پھنسے گا. ہم اور آپ جو سفید پوش لوگ ہیں، اپنی عزتوں کو چیزوں کو مینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ پارلیمنٹیرینز کے احساسے سامنے آئے ہیں اس سے تو آپ لوگ سفید پوش نہیں لگتے ہیں. نہیں سارے پارلیمنٹیرینز ایسے نہیں ہیں، سارے نہیں لیکن کافی. آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں وہ غریب ترین آپ کے لیڈر بلاول صاحب 1.5 ارب کے احساسوں کے مالک ہیں، ماشاءاللہ سفید پوش ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور ساتھ میں آپ دیکھیں نا وہ جانشین جو ہے وہ کتنے غریب ترین ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ احساسوں پہ اور ان چیزوں پہ ان سے تھوڑا سا آگے نکلیں. ان کو بولیں عوام کے بارے میں سوچیں. یہ چور 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 بولنا ان لوگوں نے بہت کر دیا.
अब और सर वो कहते हैं चोरों से पैसा लाएंगे तो अवाम पर खर्च करेंगे तो अवाम के बारे में सोचेंगे ना, आखिर अवाम के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा सर आपके पास है, वो तो कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि एक ही हल है, ये प्री बार्गेन कर लें जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, जहाँ जाना जाए पैसे दें, मेरी जान छोड़ें। देखें वो तो जरदारी साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिए कि $7 भी मैं नहीं दूंगा। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप ये उम्मीद रखें कि कम से कम मैं आपको दूं। वहां से तो आपको देखें बिल्कुल हरी झंडी नजर आ गई है कि वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, या तो सीधा सीधा फिर हाथ खान साहब खड़े करें, और जिस तरीके से इनके मिनिस्टर कहते हैं, एक ज़हनियत रखते हैं कि 5000 लोगों को लटकाना और लोगों को घसीटना, जो इनकी ज़हनियत बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्टरों की, इनकी जिसको किस्म की सोच रखने वाले लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब तो $7 क्या एक कौड़ी एक पाई भी नहीं देंगे, रुमीना मियां साहब कुछ देंगे? क्यों दें हम लोग, और क्या दें इनको, और कौन सा एनआरओ को इनसे मांग रहा है, कौन इनको कह रहा है अपनी तरफ से? अब आप खुद देखें, वो तो कह रहे हैं 2 मुल्कों से रब्ता किया वो तो फिर बताएं ना, हम मुझे तो अभी तक नहीं पता, मुझे तो अभी लगा नहीं, आई एम सॉरी, मुझे तो क्योंकि डेफिनेटली आई कैन नॉट से कि अगर आपने कहा तो मैं उस बात को मान लूँ, आई कांट डू दिस। कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है, मफरूज़ों के ऊपर तो बात नहीं होती ना। आप जब स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो यू हैव टू शो समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। अभी तक मसला क्या चला रहा है, अभी इन्होंने बात की थी इल्ज़ामात की, जी बड़े गुनाहगार हैं हम, बड़े मुजरिम हैं, क्या किस चीज़ के उसमें उनके ऊपर उस केस में उनको डाला हुआ है, वो वही बात कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो वाले काम है। और क्या है, और आपके पास है, जिसको भी आप पकड़ते हैं, जिसको भी आप करते हैं, वो चीज़ें जब आप साबित करेंगे, और वो चीज़ें जब साबित होंगी मज़ा तो तब आएगा। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एनआरओ मांग रहा है, कोई ढील मांग रहा है। अब आप देखिए, वो एनआरओ पहले चल रहा था जब सबने उसको प्रॉपर्ली डिनाई किया कि वी आर नॉट आस्किंग एनी एनआरओ फ्रॉम यू। अब बात आ गई प्री बार्गेनिंग की, तो मतलब यू टर्न पे यू टर्न, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बात की कि कुछ एमपीए मिल रहे हैं। देखिए बात वेरी सिंपल, अब मैं कहूँगी कि वो होते जो कहीं के भी नहीं होते, वो इनमें वो होंगे, वो जो भी आएगा वो वक्त की मुफाद साहब उनको बेगैरत कहते हैं, ये ऑफ कोर्स कहना चाहिए, जो मुफादात के लिए बात नजरिए के ऊपर कहीं जाना और बात है, लेकिन मुफादात की सियासत जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो जाते हैं, और फिर वो हदूद जो है वो तो अबूर कर जाते हैं, और खुदा माफ करे वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं वो तो सिर्फ एक छोटी सी बात। और ये जो इन्होंने कहा ना कि दराड़ आने वाली बात, तो मैं बड़े फख्र से बात कहूंगी कि इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में भी मुस्लिम लीग नून के तमाम तर मेंबर्स अपनी जमात के साथ, जो खालिस्तन मुस्लिम लीगी हैं, वो अपने साथ ही खड़े हैं। इमरान खान साहब का एक वादा बार कि वो पुलिस में इस्लाहात लेकर आएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। 10 महीने हो गए उनके पंजाब के अंदर, और पुलिस इस्लाहात की सूरत हाल ये है कि ये शहजाद अकबर साहब 20वें ग्रेड में, ये DIG एस्टैब्लिशमेंट पंजाब थे, इससे पहले ये DIG ऑपरेशंस लाहौर भी रह चुके हुए हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कर्नल तो अभी तक किसी बड़े करिए, लेकिन मेरिट के ऊपर हम बहुत कुछ देख रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की उसकी हैसियत होती है, और ये 22वें ग्रेड की पोजीशन है। लेकिन आजम खान साहब को पिछले 10 महीनों से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा हुआ है, जिनका 21वां ग्रेड है, और 21वें ग्रेड का एक ब्यूरोक्रेट वो 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स को डिक्टेट कर रहा हो या उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, तो ये मेरिट कहाँ से इसको कहा जा सकता है। आपसे मुलाकात होगी कल। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।